नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, तुलसी कॉमिक्स की शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं जिसका नाम है वचन की लाज। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को हम शुरू करते हैं। प्रीतनगर राज्य चारों ओर पहाड़ों से घिरा हुआ था। उन दिनों प्रीतनगर पर राजा पद्मनाभ का शासन था। पद्मनाभ हर समय राग रंग में मस्त रहने वाला जीव था। वो बहुत ही अहंकारी था। ना वो राजकाज में ध्यान देता था, ना ही प्रजा की उसे चिंता थी। प्रीतनगर में हर बार समय पर वर्षा होती, जिससे खेतों में भी फसलें खूब होती, जिसके कारण प्रीतनगर के किसान खूब खुशहाल थे। प्रीतनगर में इन दिनों डाकुओं का खूब बोलबाला था। बचाओ, डाकू लोगों का सब कुछ लूट ले जाते। लोग जब अपनी शिकायतें ले राजमहल पहुंचते, महाराज इस समय व्यस्त हैं, वे नहीं मिल सकते। फरियादी निराश होकर वापस लौट जाते। महारानी पुष्पा राजा पद्मनाभ को समझाती, महाराज डाकू इन दिनों प्रजा पर बहुत जुल्म ढा रहे हैं। आप प्रजा के लिए कुछ करते क्यों नहीं? हमें बहुत से काम है महारानी, किस किस काम पर हम ध्यान दें? ऐसा ना कहिए महाराज, प्रजा के दुख आप नहीं बांटेंगे तो कौन बांटेगा? महारानी हम सब जानते हैं, हमें भाषण ना दो। ये कह पद्मनाभ मंदिरापान करने में व्यस्त हो गया। ये देख महाराज, आज आप नहीं, उस समय चेतेंगे जब प्रजा बगावत पर उतर आएगी। तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। राजा पद्मनाभ के प्रति लोगों में नाराजगी बढ़ने लगी। ऐसे राजा का क्या फायदा जो प्रजा का ध्यान ही ना रखे। जैसे भी हो, राजा पद्मनाभ का शासन शीघ्र समाप्त हो। एक दिन महारानी जी, डाकुओं के जुल्म से प्रजा इन दिनों बहुत दुखी है। राज्य में चारों ओर डाकुओं का बोलबाला हो रहा है। उनके हमले अचानक होते हैं, कोई कुछ भी नहीं कर पाता, और डाकू पहाड़ों से निकल कर आते हैं, प्रजा को लूटते हैं और पुनः पहाड़ों में गायब हो जाते हैं। महाराज हमारी तो सुनते नहीं हैं, आप ही उन्हें समझाइए। वे डाकुओं के सफाए का कोई उपाय सोचे, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। प्रधानमंत्री जी का प्रधानमंत्री जी काश महाराज समय की गंभीरता को समझ पाते। मैं तो उन्हें समझाते समझाते हार गई। एक दिन, अरे कोई बचाओ, खचाक, डाकू उस घर का सब कुछ लूट कर ले गए, साथ ही उसके बेटी का अपहरण करके भी ले गए। मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। डाकू मेरे धन माल के साथ साथ मेरे घर की इज्जत भी ले गए। हाय, बस अब और नहीं सहा जाता। आओ आज इस राजा को सबक सिखा ही दे। और उस दिन प्रीतनगर की प्रजा ने बगावत कर ही दी। लोग पद्मनाभ को खींचकर महल से बाहर ले आए। राजा पद्मनाभ, आज हमारे सब्र का पाला राजा पद्मनाभ, आज हमारे सब्र का प्याला भर गया है। तूने कभी भी प्रजा का दुख दर्द नहीं जाना। तुझे प्रीतनगर का राजा बनने का कोई हक नहीं है। हम तुझे इस जीवन से मुक्ति दे देते हैं पद्मनाभ। नहीं। खचाक, आ, खचाक, खचाक। पद्मनाभ बहुत ही बुरी मौत मरा। पद्मनाभ का अंतिम संस्कार कर दिया गया। राज्य का एक भी नागरिक उसकी अंत्येष्टि में शामिल नहीं हुआ। प्रजा ने ही पद्मनाभ के युवा पुत्र मदनेश को राजगद्दी पर बैठाया। मदनेश राजकाज में मन लगाने लगा। ये देख लगता है हमने उचित पात्र को राजगद्दी सौंपी है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। शायद राजा मदनेश प्रजा की परेशानियों की ओर ध्यान देंगे। मगर लोगों का ख्याल गलत साबित हुआ। ओह, बेटा भी पिता की तरह निकला। अगले दिन, बेटा मदनेश, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहो माँ, क्या कहना चाहती हो? बेटा, कल रात मैंने तुम्हें भी अपने पिता की भांति नृत्य संगीत की महफिल में मंदिरापान करते देखा था। तो माँ? बेटा, इन महफिलों का दुष्परिणाम तुम अपने पिता के रूप में देख भी चुके हो। कम से कम तुम तो इस कुमार्ग पर ना जाओ।
माँ, राजा महाराजाओं के इन शौकों को हम नहीं अपनाएंगे तो भला कौन अपनाएगा? बेटा, राज्य में इन दिनों डाकुओं का चारों ओर बोलबाला है। प्रजा डाकुओं के अत्याचारों से दुखी है। अगर कुछ करना ही चाहते हो तो प्रजा के लिए कुछ करो। माँ, प्रजा की सेवा तो मैं भी करना चाहता हूँ, मगर समझ नहीं आ रहा है कि डाकुओं को समाप्त करने को करूँ तो मैं क्या करूँ। इधर दूसरी ओर प्रजा के किसानों ने अपनी पंचायत बैठाई। भाइयों, नए राजा मदनेश से कुछ उम्मीदें बंधी थी और भाइयों नए राजा मदनेश से कुछ उम्मीदें बंधी थी कि वे प्रजा के लिए कुछ करेंगे, पर वे भी अपने पिता की भांति ही निकले। उनसे कोई उम्मीद करना बेकार है। डाकुओं का जुल्म दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। डाकू खेत में खड़ी फसल में आग लगा देते हैं, मंडी से अनाज बेचकर लौटते हैं तो राह में ही डाकू हमें लूट लेते हैं। इस राज्य में रहें तो हम पर ऐसे ही जुल्म होते रहेंगे। हमें ये राज्य छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हम मेहनती हैं, इसलिए अन्य राजा अपने राज्यों में हमें रखने को तैयार है। तुम सबका इस विषय पर क्या विचार है भाइयों? हम भी रोज रोज के लूटने पीटने से तंग आ चुके हैं, इसलिए हम भी इस राज्य को छोड़ देना चाहते हैं। मुझे ये सोचना शीघ्र ही महाराज को देनी चाहिए। गुप्तचर दौड़ा दौड़ा राजा मदनेश के पास गया। महाराज, राज्य के किसानों ने निर्णय लिया है कि वे अपने हल कंधों पर रखकर अपने पशुओं के साथ प्रीतनगर छोड़ देंगे। क्या कह रहे हो गुप्तचर? मैं ठीक कह रहा हूँ महाराज। किसानों की पंचायत में मैं सब कुछ सुनकर आ रहा हूँ। ओह, अब क्या होगा? बेटा मदनेश वही होने जा रहा है जिसका मुझे डर था। किसान नहीं होंगे तो खेत सूने हो जाएंगे। किसानों के बिना राज्य में अन्न नहीं उपजेगा। इस प्रकार तो राज्य बर्बाद होकर रह जाएगा। पुत्र, अभी भी समय है। जाकर किसानों को रोको और उनकी समस्या हल करने का प्रयास करो। आप ठीक कह रही हैं माँ। मदनेश उसी समय महल से चल दिया। हे ईश्वर, मदनेश आज एक नेक काम के लिए निकला है। इसे इसके ध्येय में सफलता प्रदान करना। इधर किसान राज्य की सीमा पर पहुंच चुके थे। मातृभूमि को इस प्रकार छोड़ते हुए हृदय दुख से फटा जा रहा है। मदनेश शीघ्र ही वहां पहुंचा। किसानों का रास्ता रोकते हुए वो उनसे बोला, भाइयों बुजुर्गों, आप सभी इस प्रकार प्रीतनगर को त्याग देंगे तो यहाँ धन धान्य और पशुओं का अभाव हो जाएगा। सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। यहाँ आप लोग राज्य छोड़कर ना जाएं। राजन, हमें हमें क्या खुशी हो रही है अपना राज्य छोड़ते हुए? महाराज, हमें यहाँ प्रतिदिन डाकू परेशान करते हैं। पहाड़ों के कारण यहाँ खेती योग्य जमीन भी कम है, फिर भी हम लोग मेहनत करके यहाँ अन्न उपजाते भी हैं, लेकिन उसे डाकू नहीं छोड़ते। ऐसे में राज्य ना छोड़ें तो फिर क्या करें? आपसे थोड़ी उम्मीद बंधी थी, पर आप भी अपने पिता की तरह हर समय राग रग में डूबे रहते हैं राजन। तब हर तरफ से निराश होकर ही हम इस प्रकार राज्य छोड़कर जा रहे हैं। नहीं भाइयों नहीं, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। आप लोगों को यदि जाना ही है तो मेरी लाश पर से होकर जाना पड़ेगा। महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ भाइयों, मैं तुम लोगों को राज्य छोड़कर नहीं जाने दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे इन पहाड़ों को काटकर समतल ही क्यों ना करना पड़े। महाराज, यदि ऐसा हुआ तो वो बहुत अच्छा होगा। तब हमें खेती के लिए और अधिक भूमि मिल जाएगी और तब डाकुओं के छिपने के लिए जगह भी नहीं रहेगी। डाकू लूटपाट कर इन पहाड़ों में ही जा छिपते हैं। महाराज, तुम मेरा विश्वास करो भाइयों, मैं तुम्हारी इस समस्या का हल अवश्य करूंगा, पर इस कार्य में तुम्हें भी मेरी सहायता करनी होगी। हमसे आप कैसी सहायता चाहते हैं महाराज? हम सब मिलकर खूब मेहनत करेंगे भाइयों। इन पहाड़ों को खेती योग्य बनाएंगे। मेरे तरकस में ऐसे ऐसे तीर हैं तो इन पहाड़ों को टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे। तब हमें उन टुकड़ों को यहाँ से खिसकाना होगा, यहाँ की ज़मीन को समतल करना होगा। इसी कार्य में मैं तुम्हारी सहायता चाहता हूँ। हम सब आपके साथ इस कार्य में लगने को तैयार हैं महाराज। तो आओ, शुभ काम में देरी कैसी। और फिर टनाक! ओह, अरे! पहाड़ टूटने से भयंकर गर्जना हुई। इधर पहाड़ों में ये कैसी गर्जना हुई? ऐसा लगा जैसे कोई पहाड़ टूटा हो।
फिर तो जैसे पहाड़ टूटने का सिलसिला चल पड़ा। टनाक। किसान टुकड़े हुए शिलाखंडों को खिसकाने के कार्य में जुट गए। पहाड़ों को टूटता देखकर डाकुओं के गिरोह जब पहाड़ों से निकलकर भागने लगे, पकड़कर मार डालो इन दुष्टों को। लेकिन लोगों ने ऐसा ही किया। डाकुओं को चुन चुनकर लोगों लोगों की भीड़ ने मार डाला। अब राजा राजा के सभी लोग मदनेस और किसानों के साथ काम में जुट गए। सबने हाथ में कुदाल एवं फावड़े थाम लिए। सबने मिलकर कई माह तक कठोर परिश्रम किया, जिसका परिणाम सुखद निकला। प्रजाजनों, आज हमारी मेहनत सफल हुई। पहाड़ों के साथ साथ डाकुओं का भी नामो निशान मिट गया है। सबकी मेहनत रंग लाई है। अब हमारी धरती सोना उगलेगी। महाराज की जय हो। जो काम महाराज पद्मनाभ नहीं कर सके वो आपने कर दिया है महाराज। उस दिन जब मद्नेस महल वापस लौटा, देखा पुत्र, प्रजा तुम्हें इन दिनों कितना प्यार करने लगी है। सचमुच माँ, प्रजा तो हमें भगवान की तरह पूजने लगी है। मदनेस, तुम प्रजा के हितों की रक्षा करोगे तो वो तुम्हें इसी प्रकार चाहती रहेगी, पूछती रहेगी। जो सुख राग रंग के महफिलों में नहीं मिलेगा, वो सुख प्रजा की सेवा में तुम्हें मिलेगा। बस इसी बात का सदैव याद रखना पुत्र। प्रजा का दिल कैसे जीता जाता है, मैं इस बात को अच्छी प्रकार से समझ गया हूँ माँ। मदनेस अब प्रजा के हितों के कार्य में हर समय लगा रहने लगा। एक बार महारानी पुष्पा गंभीर रूप से बीमार पड़ी। पुत्र, अब मैं नहीं बचूंगी। ऐसा नहीं कहो माँ, आप ठीक हो जाएंगी। मुझे झूठी दिलासा ना दो पुत्र। मौत मेरे सामने खड़ी हुई है। मुझे मरने से भय नहीं है, पर मैं मरने से पहले तुमसे एक वचन लेना चाहती हूँ बेटा। कौन सा वचन माँ? बेटा, राजा महाराजाओं के युद्ध अनंत काल से चले आ रहे हैं। राज्यों की बेकसूर प्रजा इन युद्धों में अकारण मरती कटती है। मुझे इन युद्धों से घिरना है। मैं तुमसे वचन चाहती हूँ कि तुम कभी भी युद्ध नहीं करोगे, हमेशा राजहित में जीवन लगाओगे। मैं आपको इस बात का वचन देता हूँ माँ। तभी हिच ओह, महारानी पुष्पा ने प्राण त्याग दिए। मदनेस ने माँ का अंतिम संस्कार किया। मैं तुम्हें दिए वचन की लाज रखूंगा माँ। एक दिन मैं कौशलगढ़ के महाराज कौशल देव का संदेश लेकर आया हूँ राजन। दूत दूत से पत्र ले मदनेस पढ़ने लगा। राजा मदनेस, आप हमारी अधीनता स्वीकार करो, अन्यथा युद्ध के लिए तैयार रहो। राजा कौशल देव, कौशलगढ़। पत्र पढ़ मदनेस का चेहरा क्रोध से लाल हो उठा। क्या बात है महाराज? पत्र को पढ़ते ही आप क्रोधित हो उठे हैं। पत्र में क्या लिखा है महाराज? प्रधानमंत्री जी, कौशल देव चाहते हैं कि या तो हम उनकी अधीनता स्वीकार करें या फिर युद्ध के लिए तैयार रहें। ओह महाराज, अब क्या होगा? आप तो दिवंगत महारानी जी से कभी युद्ध ना करने का वादा कर चुके हैं। लगता है इसी बात का पता कौशल देव को चल गया है, तभी वे इस बात का फायदा उठाने से नहीं चुके। महाराज, ऐसी परिस्थिति में क्या आप कौशल देव की अधीनता स्वीकार कर लेंगे? ये आपसे किसने कह दिया प्रधानमंत्री जी? मदनेस सोच में पड़ गया। उसे सोच में पड़ा देख, महाराज, हमारे राजा के लिए आपका क्या संदेश है? दूत का कथन सुन मदनेस चौंका। उसने तत्काल उससे कहा, अपने राजा से कहना दूत की मैं और प्रीतनगर की जनता युद्ध के मैदान में उनका इंतजार करेंगी। दरबारी मदनेस का निर्णय सुन आश्चर्यचकित रह गए, लेकिन वे चुप्पी साधे थे। अब मदनेस प्रीतनगर की गली गली में घूमा। प्रजावासियों, दुश्मन ने हमारी मातृभूमि पर कुदृष्टि डाली है। धरती माँ की रक्षा के लिए तुम्हें जी जान से लड़ना है। लोगों में एक ही चर्चा थी, महाराज युद्ध करेंगे तो माँ को दिए वचन को कैसे निभा पाएंगे? महाराज ने माँ को ऐसा अंधा वचन आखिर दिया ही क्यों? युद्ध भूमि में कौशलगढ़ और प्रीतनगर सेनाओं का जमकर मुकाबला हुआ। मेरे जवानों, दुश्मन के दांत खट्टे कर दो। प्रीतनगर की सेना दुश्मन सेना पर भारी पड़ रही थी। ये देख महाराज, युद्ध विराम की घोषणा करने में ही भलाई है। प्रीतनगर की सेना से हम जीत नहीं पाएंगे।
नहीं सेनापति जी, हारना हमने नहीं सीखा, युद्ध जारी रहेगा। अंततः युद्ध में कौशल देव की हार हुई। उसे बंदी बना मदनेश के सामने लाया गया। राजा कौशल देव, युद्ध का परिणाम देख लिया। हम गलत में मारे गए राजा मदनेश। हमें गुप्तचरों ने बताया था कि तुमने अपनी मां को वचन दिया था कि तुम युद्ध नहीं करोगे। हमने सोचा युद्ध तो तुम करोगे नहीं, इसलिए हमारी अधीनता स्वीकार कर लोगे, पर हुआ इसका उल्टा। राजा मंदेश, तुमने अपनी माँ के सामने कभी युद्ध न करने की कसम खाई थी, फिर तुमने हमारे साथ युद्ध क्यों किया? ऐसा करते समय तुम्हें अपनी माँ को दिया वचन भी याद नहीं रहा क्या? राजन, मुझे अपनी माँ को दिया वचन आज भी याद है। फिर युद्ध करने का क्या कारण था? राजन, युद्ध ना करने की कसम तोड़ने से तो सिर्फ मेरी माँ की आत्मा को ही ठेस पहुंची है, लेकिन अधीनता स्वीकार करने से तो मर जाना अच्छा है। देखा जाए तो वचन मैंने तोड़ा ही नहीं है, क्योंकि युद्ध की पहल आपने ही की थी। मैं तो सिर्फ उसका जवाब ही दिया था। राजन, मैंने आपको वचनहारी समझ बैठा था, पर आपने मेरा ये भ्रम तोड़ दिया है। आप वीर हैं और गुणी भी हैं। आपने अपनी माँ को दिया वचन निभाने के बजाय धरती माँ के सम्मान की रक्षा के लिए युद्ध किया। मैं आपके सम्मुख नतमस्तक हूँ। महाराज, यह आप क्या कह रहे हैं? हाँ राजन, मुझे अब मौत का भय नहीं है। एक वीर एवं मातृभक्त के हाथों मरने से मुझे कोई दुख नहीं होगा। ये आपसे किसने कह दिया महाराज कि आप मरने वाले हैं? एक युद्धबंदी को मौत की ही सजा मिलती है राजन। नहीं महाराज, हमारा ये उसूल नहीं है। हम आपको मुक्त करते हैं। उसने सैनिकों को आदेश दिया, राजा कौशल देव के बंधन खोल दिए जाएं। सैनिकों ने तुरंत आदेश का पालन किया। तत्पश्चात राजा मदनेश, आज से मैं तुम्हारी अधीनता स्वीकार करता हूँ। कौशल देव अपनी बची खुची सेना के साथ कौशलगढ़ लौट गया। उस रात, माँ, हमें क्षमा कर देना, आपको दिए वचन को नहीं निभा पाए हम। अगले ही दिन, पुत्र, तुमने कोई गलत कार्य नहीं किया है, मुझे तुम पर गर्व है। माँ, मुझसे नाराज नहीं, अपितु खुश है। मदनेश के दिल पर से भारी बोझ हट गया। कुछ दिन पश्चात, महाराज, कौशलगढ़ के राजा कौशलदेव आपसे मिलना चाहते हैं। कौशलदेव हमसे मिलने आए हैं, क्यों? उसने पहरेदार से कहा, कौशलदेव का आदर सहित हमारे पास ले आओ। जो आज्ञा महाराज। शीघ्र ही आओ राजा कौशलदेव, आपका स्वागत है। मदनेश ने आदर सहित कौशलदेव को अपने समीप बैठाया। राजन, कैसे कष्ट किया? राजा मदनेश, आज हम राजा के रूप में नहीं, अपितु एक कन्या के पिता के रूप में आपके पास आए हैं। आशा करता हूँ कि आप निराश नहीं लौट आएंगे। मैं आपका अभिप्राय नहीं समझा महाराज। राजन, मैं अपनी पुत्री राजकुमारी मदन लेखा का विवाह आपके साथ करना चाहता हूँ। ओह, तो ये बात है। हाँ राजन, ये प्रस्ताव स्वीकार कर मुझे कृतार्थ कीजिए। राजा राजा आपसे संबंध बनाकर मुझे खुशी ही होगी। तब उचित शुभ मुहूर्त में मदन लेखा और मदनेश का विवाह हो गया। एक दिन, प्रजाजनों, ये तो आप सभी जानते हैं कि हमारे पिता अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए थे, इसलिए उनकी मुक्ति नहीं हो सकी थी। यदि आप लोगों की सहमति मिल जाए तो हम अपने स्वर्गीय पिताजी महाराज की प्रीतनगर में समाधि बनवाना चाहते हैं। स्वर्गीय महाराज ने जो किया, उन्हें सजा मिल चुकी है, इसलिए अब हमें उनसे कोई गिला नहीं है महाराज। लोगों की सहमति पर प्रीतनगर के राजमहल में मदनेश ने अपने पिता की भव्य समाधि का निर्माण करवाया। प्रतिदिन मदनेश समाधि पर पुष्प अर्पित करता। और इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में लिख करके ज़रूर बताना, क्योंकि ये वीडियो जो है मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इसमें कुछ यूनिक सा नहीं लगा। तो आपको इस वीडियो के बारे में क्या राय है, कमेंट में लिख करके ज़रूर बताना। और आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप इसके बारे में भी कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।